नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और सीधा शुरुआत करते हैं विदेशी बाजार के संकेतों को देखकर ही। एशियाई बाजार की शुरुआत सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी में हम देख रहे हैं एक सपाट ट्रेंड फिलहाल देखने को मिल रहा है करीब 15,200 के लेवल्स पर। यहाँ पर फिलहाल आप ट्रेड देख पाएंगे। डाउ फ्यूचर्स में करीब 30 अंकों की कमजोरी जरूर देखने को मिल रही है। जापान का निक्केई जो है वो गिरा हुआ करीब 75 अंकों के साथ। और आपको बता दें कि जो मेजर एशियन मार्केट्स हैं, चीन, हांगकांग, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, इनके बाजार आज के दिन भी बंद हैं। तो यहाँ पर एशियाई बाजार से संकेत एसजीएक्स निफ्टी और साथ ही जापान के निक्केई की तरफ से आते हुए जरूर दिखेंगे। लेकिन अमेरिकी बाजार बीती रात जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद मामूली गिरावट के साथ डाउ में आपने क्लोजिंग देखी। वहीं नैस्डैक करीब 53 अंक चढ़कर एक नए लेवल पर क्लोज होता हुआ दिखा। एसएनपी ने भी नया रिकॉर्ड बनाया। तो नैस्डैक एसएनपी की तरफ से हरे निशान के साथ ट्रेड, डाउ जोन्स में हल्की सी बिकवाली के साथ क्लोजिंग रही। विदेशी बाजार में क्या कुछ है जो कि फोकस में रहेगा, किन चीजों पर खास ध्यान रखना है, विस्तार से समझते हैं। दीपांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं ग्लोबल मार्केट्स आज क्या खास है, क्या ध्यान में रखा जाए? गुड मॉर्निंग मानसी। कुछ भी नहीं बदला है इस हफ्ते। अगर आप देखें, जो हफ्ते का एक ट्रेंड है कंसोलिडेशन का, वो बरकरार है। और इस समय भी अगर आप एशिया जितने भी बाजार खुले हैं और साथ ही एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखें तो हल्की सी गिरावट के साथ ही ट्रेड हो रहा है। कुछ ज़्यादा बड़ी मूव्स नहीं आ रही हैं। चीन, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया के बाजार तो आज बंद हैं। यूएस में भी देखें तो बिल्कुल वैसा ही कारोबार हुआ, एकदम सीमित दायरे में कारोबार हुआ। एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स छुए तीनों इंडिसेस ने, और रिकॉर्ड्स के बाद थोड़ा उतार चढ़ाव हमने देखा, स्पेशली डाउ पर नए रिकॉर्ड छूने के बाद फिसला, पर दिन की क्लोजिंग तक निचले स्तरों से 200 पॉइंट्स रिकवर होकर एकदम सपाट क्लोजिंग डाउ पर आती हुई दिखी। पर नया क्लोजिंग हाई था जहां तक S&P 500 और नैस्डैक का भी सवाल है। डिज्नी के शेयर में 2% का उछाल आया। इनके जो सब्सक्राइबर एडिशन रहे, इनकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज डिज्नी प्लस के लिए, वो काफी दमदार रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार का भरोसा बढ़ा। पर कुछ दिग्गज एनर्जी शेयर्स और साथ ही बैंक्स और फाइनेंशियल्स में दबाव होने के कारण हल्का सा दबाव आपने डाउ पर आते हुए देखा है। साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे थोड़े अनुमान से खराब रहे। 7.93 लाख का फिगर आया, अनुमान लगभग 7,60,000 के आसपास का था, तो वहां से थोड़ा मूड जरूर बिगड़ा है। पर वैसे कोई परेशानी वाली बात नहीं थी जहां तक ट्रेड का सवाल है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी मिला जुला ही कारोबार दिखा। जर्मनी के बाजारों में बढ़िया तेजी रही, पर बाकी के यूरोप के बाजार हल्की गिरावट के साथ ही हुए हैं बंद। कच्चा तेल यहां पर इंटरेस्टिंग एक्शन था। 9 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगते हुए दिखा। कोई भारी गिरावट नहीं आई, पर हाँ, ब्रेंट वापस अब फिसलकर $60 के करीब आते हुए दिख रहा है। तो 9 दिनों की जो तेजी का दौर था वो रुका है। ओपेक ने अनुमान लगाया है 5.8 मिलियन बैरल्स ग्रोथ का आने वाले समय में, जो कि पहले के अनुमान से थोड़ा कम है। और थोड़ी चिंता मांग पर आ रही है, क्योंकि कुछ जगहों पर एक्सटेंडेड लॉकडाउन हुआ है, पर इतना बड़ा इफेक्ट नहीं उसका आते हुए दिखा है। गोल्ड यहां पर भी 4 दिन की रैली पर ब्रेक लगा है, हल्की सी गिरावट हुई, और डॉलर पर एक बार फिर से हमने दबाव देखा है। चलिए, तो ग्लोबल मार्केट सेटअप अभी फिलहाल आपके सामने, और एशियाई बाजार की शुरुआत फिलहाल थोड़ी सुस्ती के साथ होते हुए हम जरूर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईएस डीआईएस का एक्शन आपके टीवी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कैश मार्केट में एफआईएस ने करीब 944 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं वायदा बाजार में भी एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े हैं 2,484 करोड़ के। लेकिन डीआईएस ने कैश मार्केट में 708 करोड़ की बिकवाली की है। तो कैश मार्केट में डीआईएस कर रहे हैं बिकवाली, लेकिन वायदा बाजार और कैश मार्केट दोनों में ही एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े ही आते हुए देखने को मिल रहे हैं। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। उतार चढ़ाव के बीच एशियाई बाजार में जो ट्रेड दिख रहा है, विदेशी बाजार के जो संकेत हैं, और कल भारतीय बाजार में जो ट्रेंड दिखा है, इन सबको ध्यान में रखते हुए आज के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पहली रणनीति आप क्या बनाएंगे, ये जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। एफआईएस की लगातार कैश और वायदा बाजार में खरीदारी के आंकड़े हम देख रहे हैं। विदेशी बाजार के संकेत, यहाँ पर एशियाई बाजार जो है सुस्ती के साथ शुरुआत कर रहे हैं। कैसे समझें इन सबको, और भारतीय बाजार के लिए पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, मिले जुले संकेत और भारतीय बाजार भी 3 दिनों से रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और दोनों ही तरफ ट्रेडिंग के आपको मौके मिल रहे हैं। जैसा हम कह रहे हैं कि इस वक्त रेंज माउंट मार्केट में आपको थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल लेकर ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग करें, बिकवाली करें, और निचले स्तरों पर फिर से खरीदारी करें। और दिन के दौरान एक नहीं, एक से ज्यादा आपको ट्रेडिंग के मौके दोनों तरफ के मिलकर नजर आ रहे हैं। कमोबेश वैसा ही ट्रेडिंग सेशन आज हफ्ते के आखिरी दिन भी देखने को मिलना चाहिए। ग्लोबल मार्केट के संकेत थोड़े मिले जुले, हल्के से कमजोर इसलिए कह सकते हैं कि जब कल भारतीय बाजार बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स करीबन 100 अंकों की मजबूती के साथ तेजी दिखा रहे थे। उसके मुकाबले में हल्की सी कमजोरी के साथ बंद हुए, लेकिन कोई खास बहुत ऐसी चिंता की बात नहीं है।
बाकी हमारे लोकल फैक्टर्स ठीक है, बाजार लगातार 4 दिन 15,100 के ऊपर बंद हुए हैं, तो तकनीकी तौर पर मजबूत है। कल तो लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग आपको निफ्टी और सेंसेक्स में मिली है, तो ऐसे कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, तो ऐसे में अब जो सपोर्ट रेंज आज के लिए काम करेगी वो है 15,050, 15,125। इस 75 पॉइंट की रेंज में निफ्टी पर आने पर खरीदारी होती हुई दिखेगी और ऊपरी स्तरों पर जो लाइफ टाइम हाई है 15,257 का, उसके आसपास आने पर और उसके थोड़ा ऊपर 15,250, 15,300 की रेंज वो होगी जहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकते हैं। वहां पर आएंगे बाजार तो वहाँ हल्की मुनाफा वसूली हो सकती है। अब जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 35,750 2 दिनों से हम होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पर। तो आज क्लोजिंग के लिए आज से तो ये जरूरी होगा कि 35,750 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो, लेकिन दिन की रेंज के लिए आज से 35,425, 35,550 ये 125 पॉइंट की रेंज जो है ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। इस रेंज में खरीदारी आने की आप उम्मीद करके चल सकते हैं और ऊपरी स्तरों पर आपको 36,050, 36,225 वो रेंज जहां पर बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई नजर आएगी। जी मान जी बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो पहली रणनीति अब आप जानते हैं, सपोर्ट रेंज निफ्टी के लिए 15,050 से 15,125 की मानकर चले हैं, ऊपरी रेंज 15,250 से 15,300, इस दायरे को आप निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर माने। बैंक निफ्टी 35,425 से 35,550 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। 36,050 से 36,225 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चलना चाहिए। स्ट्रैटेजी पर फोकस कीजिएगा और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, जो स्ट्रैटेजीज या जो डेवलपमेंट्स होते दिखेंगे वो हम आपको बताएंगे और हर रणनीति पर आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा। हफ्ते का आखिरी कारोबारी ट्रेडिंग सेशन है, वॉलेटाइल सेशन रहता हुआ दिख सकता है। टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी चेतन भूटानी। चेतन, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या एक्सक्लूसिव खबर लाए हैं आप? अबे गुड मॉर्निंग मानसी। जो हमारे टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज इस टाइम पे हमको बता रहे हैं कि इनफैक्ट जी बिजनेस ने सबसे पहले खबर करी थी कि नेशनल टूरिज्म पॉलिसी का जल्द ही इनफैक्ट आना हो सकता है, लेकिन अब मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि इनफैक्ट 1 से 2 महीने में ही नेशनल टूरिज्म पॉलिसी भारत सरकार जल्द ही लेके आएगी, जिसका मतलब ये है अब कि बहुत सारे जो रिलीफ मेजर्स हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को और टूरिज्म सेक्टर को बहुत टाइम से चाहिए थे, वो अब डेफिनेटली मिल सकते हैं। अगले 1 से 2 महीने में नई टूरिज्म पॉलिसी का आना लगभग तय है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ और इंडस्ट्री बॉडीज के साथ रेगुलर कंसल्टेशन में अभी ये पॉलिसी चल रही है और मेरे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि जो टूरिज्म सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने की बात थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहेगा टूरिज्म सेक्टर के लिए, काफी बेनिफिट्स इनफैक्ट टूरिज्म सेक्टर को उससे मिलेंगे। तो टूरिज्म मिनिस्ट्री ये प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ अब उठाने को तैयार है। मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि बहुत जल्द इस पर डिस्कशन शुरू हो जाएगी। सरकार इनफैक्ट जो एडवेंचर पार्क जिसमें जो फैमिलीज के लिए सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का जरिया होता है काफी हर जगह, उसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग के जरिए इन्वेस्टमेंट इंप्रूव करेगी गवर्नमेंट। इनफैक्ट होटल्स एंड रिजॉर्ट्स में एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क भी लेके आएगी, जो इनफैक्ट मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स एरिया है उधर हेलीकॉप्टर सर्विसेज की भी देने की बातचीत है। हेलीकॉप्टर कंपनीज से भी भारत सरकार बात करेगी, टूरिज्म मिनिस्ट्री अप्रोच करेगी टूरिज्म कंपनीज को एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा। तो काफी 5 से 6 बड़े पॉइंट्स नेशनल टूरिज्म पॉलिसी में मेरे सोर्सेज बता रहे हैं लगभग 1 से 2 महीने में ये पॉलिसी क्लियर हो जानी चाहिए। बिल्कुल चेतन, शुक्रिया एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाने के लिए। तो टूरिज्म पॉलिसी, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी आती हुई दिख सकती है एक्सक्लूसिव खबर। और सबसे पहले जी बिजनेस पर टूरिज्म सेक्टर को इंफ्रा का दर्जा देने पर फोकस, फ्रेमवर्क्स बनाए जा रहे हैं और जल्द ही जल्द इसमें कुछ नए ऐलान निकल कर आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि खबरों के चलते कहाँ पर एक्शन दिखेगा। दीपांशु हमारे साथ हैं। दीपांशु, बताएं खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? अर्निंग सीजन खत्म होने वाला है और आज एक और बड़ा दिन है। कैश की तो ढेरों कंपनीज हैं। ग्रासिम निफ्टी पैक से आ रही है और 10 और कंपनीज हैं वायदा कारोबार से, जहां पर कुछ ट्रेडर फेवरेट नेम्स जैसे कि इन्फो एज, अपोलो हॉस्पिटल्स, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, वोल्टास, इंडिया बुल्स हाउसिंग और सीमेंस के नाम शामिल हैं। नतीजों की बात करें, आईटीसी ठीक ठाक नतीजा है, थोड़े मिले जुले रहे। रेवेन्यू और प्रॉफिट अनुमान से बेहतर, पर मार्जिन ने किया है डिसअपॉइंट। रेवेन्यू 4.5% बढ़कर आया है, पर कामकाजी मुनाफा 7% गिरा है। मार्जिन आए हैं आपके 34% के, अनुमान हमारा था 37% का और 38.4% से गिरकर 34% के मार्जिन आए हैं। मुनाफा भी 11.5% गिरा है, पर अनुमान से थोड़ा बेहतर रहा। सिगरेट रेवेन्यू 3.5% ऊपर है, पर यहाँ पर मार्जिन गिरे हैं। एफएमसी कारोबार से अच्छी परफॉर्मेंस रही है, 7.5% मार्जिन, 7.5% आय में बढ़त है और मार्जिन से भी आपने बढ़िया एक्सपेंशन देखा है।
होटल्स हालांकि साल दर साल कमजोर दिख रहे हैं, पर तिमाही दर तिमाही अच्छी परफॉर्मेंस रही है इनके होटल बिजनेस की। 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया है, तो वहां पर देखना पड़ेगा बाजार कैसे रिएक्ट करता है। पावर ग्रिड अच्छे नतीजे रहे, 7.5% आय में बढ़त रही है, 7.5% कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन ठीक ठाक रहे हैं इनके और मुनाफे में 24% की बढ़त देखिए। ट्रांसमिशन सेगमेंट से बढ़िया परफॉर्मेंस रही। एसीसी यहां पर अनुमान से कमजोर रहे नतीजे, हालांकि मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा। सिर्फ 2% की आय में आपने बढ़त देखी है। कामकाजी मुनाफा 5.5% 6% बढ़कर आया है। मार्जिन ने थोड़ा डिसअपॉइंट करा है और एक एक्सेप्शनल लॉस भी था 176 करोड़ का। अशोक लेलैंड अनुमान से कमजोर नतीजे, हालांकि आय में आपने 20% की बढ़त देखी है, 12.5% से कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, पर मार्जिन में हुआ है कॉन्ट्रैक्शन और अनुमान से भी कमजोर थे और मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी, पर एक एक्सेप्शनल लॉस था यहां पर 46 करोड़ रुपीस का। पेट्रोनेट एलएनजी अनुमान से बेहतर नतीजे इनके रहे। हमने देखा कि आय 17.5% बढ़कर आई है, पर कामकाजी मुनाफा 2% फिसला है। मार्जिन में थोड़ी हमने कटौती देखी है और मुनाफा 5% गिर कर आया है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स ठीक ठाक रहे नतीजे। आय में हमने अच्छी बढ़त देखी है 53% की, पर मार्जिन 2% फिसल कर आए हैं और मुनाफे में 68% की गिरावट रही है। एमएसटीसी यहां पर कमजोर रहे नतीजे, 24% आय में गिरावट है, कामकाजी मुनाफा 38% गिर कर आया है और मुनाफे की भी अगर बात करें तो 61% की गिरावट रही है। एनएचपीसी आय 9% बढ़कर आई है, 13% कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन में 2% का एक्सपेंशन है और मुनाफा 50% बढ़कर आया है। सन फार्मा नजर रखिए, जो विसल ब्लोअर मामला था उसको कंपनी ने सेटलमेंट, उसमें कंपनी का सेटलमेंट हो गया है। लगभग 8 ऑर्डर्स पेश किए गए हैं जितने भी इंडिविजुअल से, इंक्लूडिंग दिलीप शांघवी जिनके अगेंस्ट विसल ब्लोअर मामला था, और साथ ही कंपनी के खिलाफ टोटल सेटलमेंट लगभग 2.92 करोड़ रुपीस का हुआ है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बाजार पर क्या हुआ आपकी स्ट्रैटेजी, किन शेयरों में आज लगाएंगे पैसे, बताने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जी जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आपका नजरिया और साथ ही आपके टॉप रिकमेंडेशन आज के लिए बता दीजिए। गुड मॉर्निंग। देखिए, वैसे लगता है कि ये जो मार्केट है इसमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन बना हुआ है और मार्केट एक रेंज के अंदर आ गया है। तो 15,200 और 15,000 ये दो लेवल के अंदर मार्केट का भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा और वक्त निकल सकता है, लेकिन जैसे ही मार्केट 15,200 के ऊपर सस्टेन होने लगेगा, फिर हमें लगता है कि ये मार्केट शायद 15,250 के लेवल्स को भी क्रॉस करके आगे जा सकता है। और उसका रीजन ये है कि अभी जो इंडेक्स के जो बाकी के जो दिग्गज जैसे हिंदुस्तान लीवर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है या तो लार्सन है, जिनमें तेजी नहीं थी, अभी उनमें तेजी आ रही है। तो मुझे लगता है कि मार्केट वैसे अच्छा है, एक 15,000 के मोटा मोटे बड़े स्टॉप लॉस के साथ काम करे और टारगेट रखे 15,350 का। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी मुझे वही लगता है कि 15,200 के करीब काफी बड़ा सपोर्ट बना हुआ है और कोई भी करेक्शन आए, कोई भी डीप आए करंट लेवल से, तो 35,300 35,500 के रेंज में बैंक निफ्टी लेके चले, 35,200 का स्टॉप लॉस रखे और एक फाइनल टारगेट 37,000 का हम रख के चल सकते हैं। जी शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और इंडेक्स पर अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। कमोडिटी बाजार पर आज की क्या रणनीति हो, ये जानने के लिए हमने बात की एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती से। वंदना जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट गोल्ड में जो लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, इन लेवल्स को देखते हुए क्या रणनीति सुझाएंगी आप? गुड मॉर्निंग मानसी। जिस तरीके से गोल्ड में मूवमेंट आई है और ट्रेजरी यील्ड बढ़ा है, उसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है बुलियन काउंटर पे। मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मार्केट अभी भी यहाँ पे वीक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गुंजाइश और है यहाँ पे डाउन साइड आने की, और जो भी थोड़ा सा हायर साइड मिल रहा है वहाँ पे सेलिंग करे और 47,300 तक पैसे एक बार नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड में आज भी बने रहें। और सिल्वर की जहाँ तक बात है, मुझे लग रहा है कि 68,200 68,300 तक के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। बुलियन काउंटर में आज भी सेलिंग रहेगी और ट्रेजरी यील्ड का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल वंदना जी, बेस मेटल्स पर कहाँ फोकस कर रही हैं आज? जी मानसी, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे आ रही है बेस मेटल में। रीजन भी था कि चाइनीज ईयर से पहले, यूनियन ईयर से पहले उन्होंने काफी स्टॉकिंग यहाँ पे की थी, जिसका असर देखने को मिल रहा था वेयर हाउसेस पे भी। लेड पे भी काफी अच्छा असर आया। मुझे लग रहा है कि अब एक यहाँ पे कमोडिटी है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, वो है यहाँ पे लेड में कह सकती हूँ, और या दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम है, जहाँ पे 167.5 के करीब एक बार बाई करना चाहिए, 170 का टारगेट रखना चाहिए, 166 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम के साथ साथ लेड में भी एक बढ़त जो है वो जारी रह सकती है।
जी बिल्कुल वंदना जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्विकली एफआईआर का एक्शन अब देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग सृष्टि, बताइए आज कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है हमारे पास? गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले देखते हैं हम आईटीसी। अच्छे नतीजों के बाद यहाँ पे 2 ब्रोकरेज हाउसेज ने अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं। क्रेडिट स्विस और गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे खरीदारी की राय के साथ लक्ष्य बढ़ाए हैं। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म रेटिंग देते हुए 255 से लक्ष्य बढ़ा के 256 के कर दिए हैं। वहीं जेफरीज ने खरीदारी की राय के साथ 270 के टारगेट्स दिए हैं। गोल्डमैन सैक्स को देखें तो उन्होंने 226 से लक्ष्य बढ़ा के 252 के कर दिए और जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ 225 के टारगेट्स दिए हैं। इसके अलावा कोल इंडिया, यहाँ पे जेपी मॉर्गन ने अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं ओवरवेट रेटिंग के साथ 192 से लक्ष्य बढ़ा के 200 के कर दिए हैं और साथ ही जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग दी है 130 के टारगेट्स के लिए। अशोक लेलैंड अनुमान से कमजोर रहे नतीजे पर, इसके बाद ब्रोकर्स ने लक्ष्य में कोई भी बदलाव नहीं किया। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 161 के टारगेट्स बरकरार रखे हैं और सबसे कम टारगेट्स दिए हैं जेफरीज ने 130 के लक्ष्य के लिए। और आखिरी में सन फार्मा, जो सेबी से इन्होंने सेटलमेंट ऑर्डर्स मिले हैं वो काफी पॉजिटिव देख रहे हैं ब्रोकर्स। मॉर्गन स्टैनली की इस पे आज पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, ओवरवेट रेटिंग के साथ 705 के टारगेट्स दिए हैं। ओके सृष्टि, शुक्रिया ये तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।